नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपको सबसे ज्यादा क्या चीज तंग कर रही है? हल्की होती जेब और बढ़ती महंगाई। तो आज बात महंगाई की। खाने पीने की चीजों और तेल की महंगाई का असर अब महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। खुदरा महंगाई दर मार्च में 6.95% पहुंच गई। फरवरी के 6.07% के मुकाबले इसमें काफी उछाल आया है। महंगाई आरबीआई के तय लक्ष्य से, जो कि 6% था, उससे कहीं आगे है। बेतहाशा बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम के बाद खाने पीने की चीजों में भी आग लगी हुई है। ये ऐसे समझिए कि नींबू जैसी आम चीज जिसका इस गर्मी में खपत बढ़ती है, वो आपके पहुंच के बाहर हो गया है। नींबू 250 से 400 रुपए किलो तक बिक रहा है, लेकिन हमारी और आपकी आमदनी वही की वही है, यानी कमाई वही, खर्चा दुगना या तिगना। और ये तब जब कोविड के बाद खुल रही अर्थव्यवस्था को उपभोक्ताओं से खरीदारी से काफी उम्मीद थी, चौतरफा मार फिर भी अब नागरिक झेल रहे हैं। तो कोविड काल में बहुत सारे लोगों के रोजगार भी छिने हैं, व्यापार बंद हुआ है और ऊपर से महंगाई की मार है। पुरानी कहावत है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भारत के आम लोगों का यही हाल है। तो सवाल है कि क्यों बढ़ रहे हैं खाने पीने की चीजों के दाम और क्यों नहीं बढ़ रहे हैं रोजगार के मौके। लेकिन पहले नींबू की कहानी। जिनकी रोजी रोटी नींबू पानी, सत्तू और गन्ने का जूस बेचकर चलती है, वो क्या करें? वाराणसी में भी लोग नींबू की मार झेल रहे हैं। देखिए रवीश रंजन और अजय सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी के जिला कचहरी के पास बीते 10 सालों से नींबू बेचकर परिवार चलाने वाले यह राम दुलार गुप्ता हैं। गर्मियों में इनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार ग्राहक भी कम है और मुनाफा भी, क्योंकि नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई जो कि बढ़ जाने से जो कि हम लोगों की कमाई नहीं हो रही है, और उसके साथ जो कि हम लोग जो कि नींबू का रेट बढ़ने से जेब से जो कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ हम लोगों को 250-300 रुपये सैकड़े का मिलता था, आज के डेट में जो कि 1000, 1200-1300 सैकड़े का जो कि नींबू मिल रहा है, ये पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। नींबू पानी का हाल जानने के बाद जब हम सत्तू की लस्सी बेच रहे राजू यादव के पास पहुंचे तो वे भी मायूस दिखे। न ग्राहक दिख रहे हैं और न बिक्री में फायदा। 4-10 साल पहले हमने जब दुकान लगाते रहे तो भीड़ रहा। अब तो देख रहे हैं 1 घंटा पर 1 ग्राहक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब महंगाई है जो भी है। कुछ नींबू वगैरह भी महंगा हुआ, उसका भी बहुत असर दिख रहा है। क्या है? अब असर है कि 1200 रुपये सैकड़ा नींबू है, इससे महंगाई तो है ही है। महंगाई का असर क्या दिख रहा है इसमें? अब देख रहे हैं 1 घंटा के बाद आपके सामने 4 ग्राहक आए हैं। पास में बचाऊ लाल गन्ने का जूस बेचते हैं। 10 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। 6 लोगों का परिवार है। उनका संकट दोहरा है। गन्ने की पिराई वाली मशीन पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर से चलती है और गन्ने के रस में नींबू भी मिलाना पड़ता है। दोनों महंगे हैं। सर यही दिख रहा है कि पेट्रोल महंगा है, गिलास महंगा है, नींबू महंगा है। कस्टमर उतना आ नहीं रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चल रहा है। यही सब है, बिक्री डाउन है। अच्छा, मार्जिन भी कुछ कम हुआ है क्या? महंगा हो क्या? दाम बढ़ा दिए होंगे। महंगा होगा तो दाम बढ़ा चुके होंगे। दाम नहीं बढ़ाए हैं, दाम क्या बढ़ेंगे? गिलास वही है, वही साइज है। रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर आएंगे नहीं। इसीलिए जो है कि चल रहे हैं इसी तरह। साफ है कि महंगाई की दोहरी मार इन रोजमर्रा के कमाने खाने वालों पर पड़ रही है और मजबूरी यह है कि महंगाई के अनुपात में ये दाम भी नहीं बढ़ा सकते। बढ़ती हुई महंगाई हर तबके पर असर डाल रही है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले इन जैसों के लिए तो यह महंगाई कमर तोड़ रही है और उस पर भी नींबू के बढ़े हुए दाम इनके रोजगार को खट्टा कर रहा है। लेकिन ये उस उम्मीद में अपने बिजनेस को कर रहे हैं कि एक दिन दाम कम होगा और इन्हें लाभ होगा। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बीच में इनकी ये उम्मीद इन्हें इस धंधे में कब तक टिकाए रखती है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के महंगाई की चर्चा अब नींबू के सामने फीकी पड़ गई है। नींबू के 200 से 250 रुपए किलो बिकने की खबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। लेमन प्राइस हाइक हैशटैग के साथ रिया नींबू लगा पेड़ का फोटो लगाकर लिखती हैं कि अब मेरे घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। वहीं मर्सिडीज कार की फोटो दिखाकर सुब्बाराव लिखते हैं कि मैं नींबू खरीदने जा रहा था, लेकिन अचानक उनका प्लान बदल गया।
अब नींबू की जगह वो मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं। मीम ही नहीं, महंगे नींबू की खबरें अब तो अंग्रेजी अखबार की सुर्खियां भी बन रही हैं। शाहजहांपुर के तिलहर में इस बेचारे सब्जी वाले के 10,000 के नींबू पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नींबू पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आपने कहा महाराष्ट्र और आंध्र में, तो दोनों के दोनों एंटी गवर्नमेंट चल रहे हैं हमारे। ये लोग लूट मचा रहे, वहीं से माल महंगा बेचेंगे तो ये गरीब बेचारे कैसे सस्ता बेचेंगे? इनका तो 20% का मार्जिन होगा ज्यादा। 15 दिन पहले सब्जियों के रेट, जैसे आपका जो है नींबू था, नींबू जो है आपका 45 से 50 रुपए किलो था, लेकिन आज की डेट में जो है 250 रुपए और 200 रुपए किलो बिक रहा है जी। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण? ऐसा हुआ है कि कुछ तो पीछे से माल कम है जी, और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। नींबू की बढ़ी कीमतों का असर इसकी बिक्री पर पड़ा है। बसंत कुमार जैसे सब्जी बेचने वाले अब नींबू को वापस करने के लिए मंडी में लाए हैं, क्योंकि बिक्री कम होने से नींबू रखे ही रखे सूख रहा था। नींबू वापस करने क्यों आए हो? ये सूखा था, मैं दिखाने आया था। अच्छा, हाँ। कोई खरीद ही नहीं रहा है क्या नींबू जो वापस आप कर रहे हो? अब जो हल्का है तो हल्के रेट बेचना पड़ेगा। हाँ। जो बढ़िया हो तो बढ़िया भाव बिक जाएगा। तो कहाँ हल्के रेट में बेच रहे हैं आप लोग? तो 200-250 रुपए में 200 तो बढ़िया बिकेगा, हल्का कहाँ बिकेगा आप बताइए पहले। लेकिन एक तबका इस बढ़ोतरी से खुश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नींबू के बड़े कारोबारी तिलक सैनी बताते हैं कि नींबू की महंगाई से जहां किसान मालामाल हुए हैं, वहीं व्यापारी और आम आदमी बेहाल। जो नींबू महंगा हुआ है उससे सर किसानों को तो फायदा मिला ही है। किसानों को तो बहुत मोटा पैसा मिला। अच्छा, हाँ। आप लोगों को क्या है सर? 7-7 हजार की बोरी किसान लेके गया पैसा। आप लोगों को भी फायदा? हमें तो नुकसान है। क्यों? बहुत नुकसान है। कई व्यापारी तो हो गए काम उनका। अच्छा, हाँ जी, किसी का बीपीआई हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक नींबू के दाम मई तक घटने के आसार हैं, जब नई फसल तैयार हो जाएगी। तो ये नींबू की कीमत एक इशारा भर है कि इस वक्त महंगाई की हालत क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परंजॉय कुआ ठाकुरदास जुड़ गए, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार है। शुक्रिया परंजॉय जी हमसे बात करने के लिए। ये नींबू तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ आ सके कि ये आम चीजों पे कैसा असर कर रहा है, लेकिन जब आप महंगाई दर की बात करते हैं, इन्फ्लेशन 6.95 हो गया, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आम आदमी के लिए ये सिर्फ नंबर है। 6.95 कैसे मुझ पर असर डालता है? ये महंगाई का जो मार आते हैं ना, ये सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर आते हैं, और गरीब के अंदर गरीब में जो वरिष्ठ नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, इनके ऊपर ज्यादा असर क्यों पड़ते हैं? देखिए, आज हम देख रहे हैं किस तरह से महंगाई और ये खाद्यान्न के जो लोग खाते हैं, ये सारी चीज का महंगाई बढ़ गया। जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके विषय भी मैं कुछ कह सकता हूं। क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना, वो जितना आय करते हैं, जितना कमाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खाद्यान्न के ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब होता है महंगाई उसका जो असली जो आय है उसको कम कर देते हैं, और जो अमीर लोग हैं उसका जितना आय है उसका एक छोटा सा हिस्सा खाद्यान्न के ऊपर होता है। तो इसीलिए सिर्फ गरीब के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ते हैं, साथ साथ अमीर और गरीब के बीच जो दुराई, जो असंतुलन है, यह भी बढ़ जाता है, जो अंग्रेजी में कहेंगे इनइक्वालिटी। तो दूसरी, हाँ, तो अमीर गरीब के बीच आपने कहा कि फासला बढ़ता है, परंतु जिस तरह से महंगाई दर बढ़ी है, तो खाने पीने की महंगाई दर पे जो बढ़ोतरी हुई है, तो खाद्य तेल में अगर आप देखिए तो इतनी उछाल, सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं, ये तो गरीब से ऊपर उठ के अब जो लोअर मिडिल क्लास, इन सबको, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में तो कई हिस्से हो चुके हैं, इन सब पर असर डाल रहा है। अगर आप हमें समझा सकें साफ शब्दों में कि जैसा अंजलि ने कहा था, ये 6.95% जो है इन्फ्लेशन, उसका जैसे हमारी सैलरी पे, हमारे खर्च पे, हमारे बजट पे, अगर हम एग्जाम्पल से समझे, मिसाल से, क्या असर पड़ता है? कितना ज्यादा हमें स्पेंड करना पड़ता है? देखिए, आपका दर्शक में जो मध्य वर्ग के लोग हैं, हाँ, उनको ये उनका ठीक है, उनको उसका कितना आय है, उसका सैलरी कितना कम हो गया, जिसके पास जो कुछ पैसा जो बैंक में रखते हैं,
छोटा खुदरा जो बचाने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम में आप देख रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्याज दर भारत सरकार वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारामन जी ने कम कर दिया। आज वहां पे आपका जो ब्याज दर आ रहा है उससे ज्यादा महंगाई है, तो इसका मतलब आप कुछ पैसा जमा के अगर बैंक में भी रखेंगे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका महंगाई उससे बढ़ रहे हैं। मगर जो गरीब के ऊपर जो असर पड़ते हैं ये भयानक असर पड़ता है। आप भूलिए मत कि हमारे देश में 90% से भी ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनके ऊपर बहुत असर पड़ते हैं। ठीक है, और भी मैं 2-4 बात करना चाहता हूं। देखिए, सरकार इसके ऊपर क्यों जिम्मेदारी है? आज सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि उपभोक्ता के लिए लगभग 7% बढ़ गया, एक महीना 1% बढ़ गया। आप देखिए आने वाले महीने में बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ गया। डीजल का बात देखिए, आपने 4.5 महीना डीजल का दाम नहीं बढ़ाया, क्योंकि चुनाव हो रहे थे। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि भारतवर्ष लगभग 88 से 90% हमारे जो कच्चे तेल है विदेश से आयात करते हैं हम। और विदेश से आप जानते हैं ये यूक्रेन रशिया का युद्ध के बाद अचानक और जी बहुत बढ़ गया। तो आपने उस समय कुछ नहीं किया, तब चुनाव खत्म हो गया, तो अभी हर रोज आप बढ़ा रहे हैं, हर रोज बढ़ा रहे हैं। एक मिनट आधा मिनट और समय। जब डीजल का दाम बढ़ते हैं इसका मतलब क्या है? सारे जो चीज जो यातायात होता है, इसमें फल है, इसमें सब्जी है, इसमें नींबू है, इसमें अनाज है, सबका दाम बढ़ देते हैं। और इसका उपभोक्ता को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आपका खर्चा जो एक जगह से दूसरे जगह आप ये ट्रक में ले जाइए, आप रेलवे में ले जाइए, किसी रास्ते से भी ले जाइए, इस तरह से महंगाई का जो मार आता है ना, डीजल का जो कीमत, इसका एक जो अंग्रेजी में अर्थशास्त्र कहते हैं स्पाइरलिंग इफेक्ट, रिपल इफेक्ट होता है। आज जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर महंगाई बढ़ती है इस तरीके से, तो ये सबके सामने जाहिर है, अखबारों में छप रहा है, खरीदने वाले को पता चल रहा है, तो क्या सरकारें इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उसका राजनीतिक इच्छा शक्ति है। पहला बात, मोदी जी को मैं निवेदन कर रहा हूं, मोदी जी आप जब गुजरात का मुख्यमंत्री थे, आपने खुद क्या महंगाई के बारे में जो कहा था 2012 में, 2013 में, 2011 में, आप दोबारा सुन लीजिए अपने वीडियोस, सारी चीज यूट्यूब में है, आप आराम से देख लीजिए आप क्या कहा था। और इस समय आप, उस समय कांग्रेस सरकार थे, यूपीए सरकार थे, आप किस तरह से आलोचना किया, किस तरह से उनके खिलाफ आपने कहा, उस समय आपने क्या सलाह दिया, क्या सलाह दिया जी? मोदी जी ने क्या सलाह दिया? उस समय बोला कि आप सरकार, आप कुछ कीजिए। ठीक है, आप तो लाभार्थी लोग हैं हमारे देश में, उनके लिए आप मुफ्त में चावल दे रहे, आप गेहूं दे रहे, चने की दाल दे रहे, बहुत अच्छा, तो आपको देना चाहिए जी। हाँ जी, परंजोय इस समय हमारे साथ पीकेडी नाम्बियार जुड़ गए हैं। आपने कहा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बहुत सारी बातें की, बल्कि जब चुनावी दौर था तो नारे भी बहुत हुए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम चीजें हुई थी। लेकिन इस समय सरकार क्या कर सकती है? सरकारों के बस में है कि वो महंगाई पे रोक लगाए। पीकेडी नाम्बियार, जो इन्फ्लेशन 6.95% है, नींबू तक के दाम 250 से 400 रुपए किलो तक नींबू बिक रहा है, ये हम एक मिसाल दे रहे हैं कि क्या हाल है। लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है, बल्कि नौकरियां गई हैं कोविड के दौरान में, रोजगार छिने हैं और महंगाई इतनी, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको आप? सरकारों को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल नगमा जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। महंगाई एक तरह से एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मेरे हिसाब से 6.9% भी नहीं है, उससे ज्यादा जा चुका है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप देखते हो तो 7.3% या ऐसे कुछ है मार्च का, अगर आप देखते हो तो। लेकिन हम एक चीज समझना है कि जो मेरे साथ जो पैनलिस्ट है, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट भी है, तो हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। अगर आप देखते हो NDA 1 जो वाजपेयी का टाइम हो या NDA
टू इन ए वे देखेगा तो प्राइम मिनिस्टर का जो पहला फर्स्ट टर्म हो या इवन अभी तक का देखेगा तो एनडीए गवर्नमेंट ज्यादा तौर पर अगर आप देखते हो तो हमेशा इन्फ्लेशन को कम 4%, 3.5% बीकेडी नामबिया, महंगाई हमेशा, इसका मतलब हम ग्लोबल सप्लाई चेन का तो हिस्सा हमेशा रहे हैं, पर सरकारें प्याज के दाम पर भी गिरी हैं, तो जो दाम बढ़ते हैं उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। ग्लोबल सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, वो होगा, पर लोग ये नहीं समझेंगे। नहीं, ये सी मैं जैसे कहता हूँ कि मैं जब सब्जी लेने जाता हूँ, अगर कोई भी मैं हो या आप हो या और कोई भी हो, उनको ये नहीं समझ में आएगा नहीं है, वो तो अपना गवर्नमेंट को ही दोषी मानेगा कि यार वो यूक्रेन और रशिया का तनाव उनको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा उसका सैलरी तो बढ़ नहीं रहा, वो उसका एक्सपेंसेस तो बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है जा रही है वो। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स द गवर्नमेंट शुड डू, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्राइस के ऊपर करने के लिए आरबीआई का जो पीछे अगर आप देखते हो तो कुछ तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत जोर से काम कर रहे हैं। अगर आप देखते हो आरबीआई का जो रेपो रेट है उन्होंने सेम रखा है, और इन्फ्लेशन के ऊपर आरबीआई गवर्नर ने खुद कहा है कि उनका भी जो प्राथमिकता ये है कि कैसे भी करके इन्फ्लेशन को नीचे ले आए। दूसरा एक और चीज हमको समझना है कि जैसे आप सिर्फ प्याज की नहीं है, नमक की वजह से भी दिल्ली में गवर्नमेंट गया हो जी, ये हम सबको पता है। लेकिन एक बात ज्यादा तौर पे अगर आप देखते हो तो देश के जनता थोड़ा बहुत समझदार है आज की डेट में, उनको भी पता है कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद अब अचानक देश की जनता समझदार हो गई और इस सरकार की मजबूरी समझ रही है, और जब पिछली सरकारों के समय दाम बढ़ रहे थे तब समझदार नहीं थी जनता, और तब आप कह रहे थे सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन होना चाहिए जब ऐसे प्रॉब्लम होते हो, तो आज की डेट में ऐसे कोई आंदोलन आप दिखा नहीं पा रहे। इधर हमारे देश के अंदर यही बहुत बड़ा सवाल है, कोई आंदोलन नहीं देखा है महंगाई को लेके, कभी कोई आंदोलन नहीं देख रहा है ना। सिर्फ इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन महंगाई के ऊपर हुआ है, कोई आम जनता महंगाई पे नहीं तो परंजोय इस पे ये भी बात है फिर कि अगर महंगाई पे या प्याज पे कभी रोना हुआ था, टमाटर पे अब नहीं लोग उतर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को अब दूसरी चीजें परोसी गई हैं। क्या लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि कहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, जो तमाम गैर जरूरी मुद्दे हैं, कि लोग भूल गए हैं महंगाई को? जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जिस तरह से नामबियार जी का विश्लेषण है। दो तीन चीज आप भूलिए मत, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में बैलगाड़ी में गए थे, कुछ पैसा जब तेल का दाम, पेट्रोल या डीजल का दाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, 2 पैसा 4 पैसा ऐसा कुछ जी। फिर भी देखिए, सड़क में जब लोग निकलेंगे ना तब लोगों को मालूम पड़ेगा। अभी देखिए, सड़क पे निकलेंगे या चुनाव का वो जो ईवीएम का बटन दबाएंगे, ये समय बताएंगे। आपने इंदिरा गांधी और प्याज का रेट के बात किया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बाद नामबियार जी ने किया, भारतीय रिजर्व बैंक आज कुछ नहीं किया। एक लेख आए हैं आज नहीं 8 साल से, आप देखिए किस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक का जो सारे मौद्रिक नीति है और ब्याज दर के साथ एक संपर्क है। कोई भी अर्थशास्त्री आपको बता देंगे मुद्रास्फीति के साथ। बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का अपना जो लक्ष्य है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ ब्याज दर जी, बल्कि आरबीआई ने तो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है अब, और घटाकर 7.2% कर दिया है। नगमा जी एक मिनट और मैं आधा मिनट और देता हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति को मदद नहीं करके अगर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो महंगाई के ऊपर अंकुश पड़ेगा। वो अपना लक्ष्य नहीं मानने के लिए तैयार है। और आखिरी जो बात है, पिछले 8 साल में देखिए ना, जिस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत गिर रहे थे, सरकार कम किया पेट्रोल डीजल के? नहीं, उस समय सरकार पैसा कमा रहे, लाखों करोड़ों रुपया सरकार चल रहा है। जैसे रुपया नहीं बचा किसी के हाथ में, हमारे पास टाइम नहीं बचा है और हमें ये अब रैप करना ही पड़ेगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खरगोन हिंसा में जो जला दिए गए हैं गरीबों के घर, उस पर हम आपको दिखाएंगे। बेचारा भी बाहर चले गए, पूरा घर जला दिया, वो मकान पूरा जला हुआ है।
खरगोन के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए, इस हिंसा के लिए और उसके बाद जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की और उसके बाद 3 दिनों से कर्फ्यू जारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर के बाद अब दंगों में मची तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरीबों के घर जला दिए गए हैं, उनके पास खाने पीने का भी सामान नहीं बचा है। उनका कहना है कि ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन भी आगे बढ़ के कोई मदद नहीं कर रहा है और इस घटना को लेकर संजय कॉलोनी के लोग काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वे सब कुछ बेचकर यहां से अब चले जाएंगे। कई घरों पर लिख भी दिया गया है कि ये घर बिकाऊ है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि ये काम उपद्रवियों ने किया है और इसमें चौंकाने वाली बात ये भी रही है कि एक मकान जो तोड़ा गया वो पीएम आवास योजना के तहत मिला हुआ मकान था। इधर तो हमारे आने की हिम्मत होती नहीं, उधर से पथराव चलते हैं, उधर से घेर लेते, इधर से घेर लेते। हम हमारी जान बचा के सबसे पहले फैमिली को बाहर करते हैं। आप ये घर बेच के चले जाएंगे अगर बिक गया तो? आप बिक क्या गया है, वो वाला घर भी बेच के जाए, बेचना ही हमको तो। अब मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, पर्सनल मकान है, बेच सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। सतीश। कितने लोग हैं मेरे घर में टोटल 6 परिवार, यानी 6 जने, बच्चे मिला के। मैं ड्राइवर हूँ। ये इनके घर की हालत देखिए आप। इनके घर को दंगाइयों ने पूरा जला दिया है। ये पूरा शेड नीचे गिर चुका है, कुछ लहसुन रखा था, बिस्तर पूरा जल चुका है, पंखा देखिए नीचे गिर के कहाँ आ गया है। क्या अलमारी में जो था छीन लिया? क्या सब लूट लिया गया है, कुछ भी नहीं बचा इसमें सर। क्या पहनेंगे? बच्चे कितने? उसके 2 लड़के हैं। ये तो जलाया नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, उसके पहले हम भाग गए थे। हाँ, उसके बाद दंगाइयों ने आके पूरा जला। हाँ, जला दिया पूरा। दिन भर मेहनत करते, दाढ़ के धंधे करते हैं, कमाते हैं, ये भ्रष्टाचार कर देते हैं हमारे घरों को। ये क्या तीसरी बार आपके घर में आग लगी? तीसरी बार है। क्या हुआ था उस दिन? पूरे शीशे टूटे हैं, ऊपर आग लगी दिख रही है, पूरा वो वहाँ पर बिस्तर, पानी पीने का मटका भी नहीं इन लोगों ने छोड़ा। सिलेंडर फेंक दिया हमारे घरों पे। सिलेंडर फेंकेगा? हाँ, गैस का सिलेंडर। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग तो बाहर चले गए थे काम करने के लिए। हाँ। बेटा उस दिन कैसे भागे थे यहाँ से? सर हम यहीं थे, फिर ताले लगा के बाहर निकल गए, फिर इतने में तो दगड़े चालू हो गए, फिर फतरा हुआ। तो आप कहाँ भागे? हम तो उधर चले गए थे। पानी पीने के मटके नहीं इन लोगों ने छोड़े। ये देखो, वो दीदी का पलंग था दहेज का, हमारे एक सिस्टर, ये लकड़ी का पलंग था, ये था कि ऐसा था। इतना अच्छा घर में सजा के गई, 1 घंटे बाद ही बम पड़ गई। तो कैसे क्या आप लेना है यहाँ पे? कुछ लोगों ने हमसे कैमरे पर कहा है कि वो अब बहुत डरे। देखिए अभी बेसिकली अभी जैसे क्योंकि घटना 2-3 दिन पहले हुआ है, वो डर तो रहेगी, इसीलिए जो है प्रशासन घर घर जाके उन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं और उनके जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जो है उनको डरने के कोई बात नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 जो लोग हैं जो ऐसे घटना किए हैं, उनके वजह से ये लोग क्यों डरना है। उनको आइडेंटिफाई किया गया है? किया है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। गरीबों के घर तबाह हैं, घर जलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। महेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता और सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस। महेश जी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अब देखिए मध्य प्रदेश की हालत, देखिए दूसरे राज्यों की हालत, जो कि बीजेपी शासित राज्य ही हैं, वहां पर रामनवमी के नाम पर जो दंगे हुए हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो भी सवाल उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हो क्या रहा है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में दुखद घटना घटी है और इस कुकृत्य को अंजाम किसने दिया? दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने। उसके बाद बुलडोजर कहां चल रहे हैं महेश जी? उसके बाद बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, गरीब बेघर हो चुके हैं। अगर बुलडोजर चलाने का जो काम हो रहा है, तो उन लोगों से पूछिए जो उन्माद फैलाते हैं। नहीं तो उन्माद अगर फैलाते हैं तो उसके जवाब में क्या लोगों के घर तोड़े जाएंगे या कोई कानून के तहत कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूं कानून की तहत कार्रवाई करने की मांग इस देश में कब नहीं उठा? अफजल गुरु पे उठा, याकूब मेमन पे उठा, किसको बचाने की कोशिश नहीं की गई? इस देश में प्रधानमंत्री कानून में क्या इसकी तुलना है? ये कहीं और की चीज को उठा के इधर मत जोड़िए। आप ये बताइए महेश जी, अगर ये लोग, एक बात सुन लीजिए महेश जी, अगर ये लोग दंगाई हैं तो ठीक है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ केस बनाइए, मुकदमा दर्ज कीजिए और इनको जेल में डालिए और सजा दीजिए। उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी बूढ़ी माँ, उनकी बूढ़ा बाप, उनका मकान तोड़ने का क्या जरूरत पड़ गई? आप दंगाई पे कार्रवाई कीजिए ना। हम आपसे ये पूछते हैं कि जो दंगा करने वाले लोग हैं
वो किसी का घर जलाते हैं, जैसे अभी आप दिखा रही हैं, वो किससे पूछ के जलाते हैं? कौन उस उन्माद में डालता है? आलो महेश जी, एक बात सुनिए, सरकार अलग है, दंगाई अलग है। सरकार दंगाई नहीं बन सकती। जो दंगा करने वाले लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। बात खत्म होने दीजिए। आप ये कह रही हैं कि इस दंगे के बदले में ये मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? जिस दिन ये हिंसा हुई, एक सेकंड, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत भी हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। इन्होंने कहा शुरुआत में, एक सेकंड महेश जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की वजह से दंगा भड़का है, जो भड़काने वाले ट्वीट करते हैं। आप जवाब देंगे इसका? एक बड़ी पुराना सा शेर था नगमा जी, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस निर्लज्ज और बेशर्मी की हद पर जाकर के इन दंगों का सपोर्ट कर रही है, चूंकि अगले साल वहां इलेक्शन है। मैं तो एक बात स्पष्ट कहता हूं, अगर दिग्विजय सिंह जी दंगाई है तो उनके घर पे बुलडोजर चला दीजिए। आप इन गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे हैं जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले? आप चलाइए ना, अगर आपकी हिम्मत हो तो। ये जो आप सिर्फ हर चीज का पॉलिटिकल लाभ लेने की बात करते हैं, क्योंकि वहां अगले साल इलेक्शन है, हर चीज को आप दिग्विजय सिंह जी से जोड़ देंगे। दिग्विजय सिंह जी ने बीच में मत बोलिए, गर्व है। हर चीज की आप लोग राजनीतिक हत्या करने पर उतारू हैं, और हर चीज में आप लोग इस तरीके से कि ये देश को क्या देना चाहते हैं। सुनिए, अब दो मिनट शांत रह करके सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता महोदय, क्योंकि हमने आपको बड़े सम्मान से सुना। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब कम से कम अपने सत्ता का इस हद तक दुरुपयोग मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाना, इन गरीब लोगों के ऊपर आरोप लगाना सिर्फ इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां पर इलेक्शन। आज ये लोग जो काम कर रहे हैं, कल जिसको कहते हैं जब इनके साथ कानूनन ये सब चीजें होंगी तब ये किस तरीके से चिल्लाए। आप इस चीज को देखिए, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आपने एफआईआर की, हम कहते हैं आप कीजिए, लेकिन वही एफआईआर जिन धाराओं में आपने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर की है, उन्हीं धाराओं में आप शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कीजिए। क्योंकि मैं आपको 4 वीडियो भेजता हूं उनके, जो उन्होंने फैब्रिकेटेड वीडियो और वो किए थे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कई उनके पास आए थे, एक बिहार की उन्होंने फोटो भेज दी। इनको दिग्विजय सिंह जी को दंगाई कह रहे हैं, 2 बार के जो चीफ मिनिस्टर है। सच बात यह है कि दिग्विजय सिंह के नाम पर ये लोग उकसाना चाहते हैं, गरीबों के घर तोड़ना चाहते हैं, मामले को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, ताकि बेरोजगारी पर बात ना हो सके, भ्रष्टाचार पर व्यापक। तो ये जो हिंसा हुई है खरगोन की, 1 मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत, अब 1 मिनट अब महेश वर्मा को जवाब देने दीजिए। जो हिंसा हुई है, महेश जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए निश्चित रूप से वही लोग जिम्मेदार हैं जो एक वर्ग विशेष को एक उन्माद के आग में झोंकते हैं और उनसे ये ऐसे कर्म कराते हैं। कौन जो लोग आपके हैं सामने है, जो आप निश्चित रूप से जो लोग हैं, एक वर्ग विशेष जो लोग हैं जिनके लिए इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका सबसे पहले इस देश के संसाधनों पे हक है। जो इस देश में जो है, इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था ना, आपके नहीं थे प्रधानमंत्री में। हाँ, नहीं, इनके प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश में मुसलमानों का सबसे पहले। तो आप कह रहे, आप देखिए, आप धर्म का, आपने कहा कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ग विशेष और आप धर्म के ऊपर हमला करके कह रहे हैं कि उन्हीं लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। तो सरकार कहाँ थी? नहीं, मैं नगमा जी ये कतई नहीं कहता। आपने कहा वर्ग विशेष, अगर ये मुसलमान नहीं, मैं ये बिल्कुल करूंगा और ये मेरा करने का हक है कि अगर एक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में एक मासूम बच्ची की जब रेप होती है, उसका बलात्कार होता है, हैवानियत की सारी पश्चिम बंगाल छोड़िए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मौन होते हैं, नहीं, ये चुप होते हैं, ये चुप होते हैं। हैदराबाद में इनकाउंटर होता है तो वैसी सवाल देखिए महेश जी, यही दिक्कत है, वक्त हमारे पास अब रह नहीं गया है, याकूब कानून की बात की जाती है, वक्त रह नहीं गया, लेकिन मुद्दे की बात करने से आप बच रहे हैं। हम बस ये पूछ रहे थे कि वहाँ संजय कॉलोनी में क्या हो गया, वहाँ उस खरगोन में क्या हो गया, लेकिन आपको गैर कानूनी है, कानूनी है, कोर्ट में जाए ना, आप कोर्ट में आप बताए ना कि गैर कानूनी, आप कोर्ट में जाने देंगे तो वो लोग जाएंगे। सरकार गैर कानूनी काम करेगी, सरकार और जो दंगाई हैं वो बराबर थोड़े हो गए। सरकार तो कानून की रक्षा करने वाली है, आप कैसे कर सकते हैं ये बिना? हम कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे क्या ऐसे लोगों का? तो आप घर तोड़ देंगे सीधे? एकदम हम
तोड़ेंगे और हम कानूनन रूप से कह रहे हैं कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो कानूनी रूप से ठीक है। अगर तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान क्यों तोड़ा गया, ये बता दीजिए। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान क्यों तोड़ा गया? ये तो जांच का विषय है ना, देखेंगे अब वो जांच का विषय है। वैसे आपको जांच करा करके दंगाइयों की उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, लेकिन ये जांच का विषय है। नहीं, एक आदमी ने कहा कि हम इलीगल मकान में नहीं रहे थे, वो कह रहा है कि इसके बगल में इलीगल था और ये मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का था। अगर ये गलती हुई है सरकार उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, आप तो साफ कह रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, आवाज नहीं उठाते, हैदराबाद में क्या होता है, आवाज नहीं उठाते, इसका मतलब कि हम मध्य प्रदेश में ये करेंगे क्योंकि बंगाल में कुछ और हो रहा है, यही साफ है। और आप कहा हम घर तोड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये कौन सा तरीका है नगमा जी कि आप मौन पसर जाए, सन्नाटा छा जाए, एकदम सारे। और कहा तो जा रहा था कि अतिक्रमण था जहां वहां पर अतिक्रमण जहां था वहां पे मकान तोड़े गए, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी अतिक्रमण वाली जगह पे बने थे क्या? और उसके बाद भी कहा जाए कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है बीजेपी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ है कि आप लोगों को इस बात पे कुछ बुरा नहीं लगता कि मकान तोड़े गए, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गरीब बेघर हो रहे हैं, ऐसा आपको इस पे कोई संजय कॉलोनी में जो हुआ उससे आपको कोई परेशानी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बुलडोजर वहां चलेगा जहां पे आतंक और अपराधी और आतंकवादी, अगर इनके घर हैं इनके तोड़े जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, अगर उनके समर्थन में कोर्ट जाएं, बोले नहीं, सवाल ना उठाएं। तो सवाल उठाने का हक सबको इस देश में, ऐसे आप ये बात तो अजीब है। हमारे पास वक्त नहीं रह गया महेश शर्मा साहब, हमारे पास वक्त नहीं रह गया। सवाल करिए आप। हाँ, सवाल पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उनके सवाल पे एतराज है जो उन्माद भी फैलाते हैं। ठीक है, सवाल मेरे ख्याल से अब अगर उनकी कोई मदद करने आएगा और गरीबों को ले जाएगा अदालत तक, क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत भी नहीं होगी कि वो अदालतों का रुख करें। दिक्कत यह है क्योंकि मामला कानून का तब बनता है जब सरकारें लड़ती हैं, जब क्राइम होता है। अब खुद अगर आदमी जाएगा तो वो मामला कैसे लड़ेगा? वो पर आप कमाल है। देखिए, आप प्रवक्ता जो हैं बीजेपी के, वो ये साफ कह रहे हैं कि मकान तोड़े जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे जिन लोगों ने उन्माद फैलाया है। तो कानून की जहां तक बात है तो वो कानून के आगे, कानून की कोई दलील वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होगी ही। तो आगे आप समझिए कि क्या हो रहा है। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। और आपको दिखाते हैं झारखंड के देवघर में जो रोपवे का हादसा हुआ है, उस हादसे की भी तस्वीर सामने आई है। क्योंकि हादसे के कुछ ही क्षण पहले एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया था। तो ये जो वीडियो बना है वो हादसे के समय एक केबल कार में सवार एक यात्री ने बनाया था। इस वीडियो में हादसा भी कैद हो गया है। इन तस्वीरों को, ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, रोपवे हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर है। ये यात्री के कैमरे में कैद